तो फिर आप फ्रूट लेते वक्त कह रहे हैं यार शापर डबल कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप फिर उसमें कितनी जो पोल्यूशन है उन प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए, तो आप शिफ्ट करें उसको। जैसे हमारे बुजुर्ग होते थे वो कपड़े का बैग रखते थे, जो कागज़ के बैग रखते थे, आप उसकी तरफ लोगों का ज़हन बनाएं, शिफ्ट करें, उसे महंगा कर दें। हमने बड़ी इस्लामाबाद में अब प्लास्टिक बैग बैन है, लाहौर में भी बैन है गवर्नमेंट लेवल पे। अब आप देखेंगे बड़ी दुकानें जहाँ पे वो करते हैं, हम कहते हैं इसको और महंगा करते हैं, तो आगे अगर किसी ने 50 रुपये का दही लेना तो 100 रुपये का शापर ले साथ, फिर देखेंगे कौन लेता है। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद वक़ास। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मौलाना साहब का एक शेर है कि मेरे ज़ौक़ तस्खीर फितरत के आगे अनासर का कल्ब व जिगर कांपता है। लेकिन अब शायद आज की जनरेशन में वो उल्टा हो गया है कि अनासर का जो ज़ौक़ तस्खीर फितरत है उसके आगे जो इंसानी फितरत है वो कांपता है। क्योंकि पहले हम इन्वायरमेंट के आगे खड़े थे और अब जो है इन्वायरमेंट हमारे आगे खड़ा है। और जिस तरह से आप बात कर रही थी इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कर लेते हैं कि ये स्मोक है क्या, ये क्यों बनती है, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इनकी रीज़न्स बिहाइंड द प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द स्मोक वो क्या हैं, और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं। कुछ काम जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करने के हैं और कुछ जो है वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं। और मैं हमेशा से कैटेगराइज़ करता हूँ कि 70% अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट करें तो 70% जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं या इन्वायरमेंट के जो मसाइल हैं सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ 30% जो है वो गवर्नमेंट के करने के रह जाते हैं, तो उसमें हमें एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। तो स्मोक बेसिकली क्या है कि हम जिस क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं साउथ एशिया में, यहाँ पे हम मानसून रीजन, इसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन में AM टाइप क्लाइमेट होता है, मानसूनल क्लाइमेट होता है। इसमें क्या होता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो होते हैं वो वाटर रिच जो मंथ्स होते हैं, जिसमें साउथ वेस्टर्न सिस्टम, अरेबियन सी, मानसून सीज़न से हमारे रेनफॉल्स होती हैं। और जब हम मिड सितंबर के बाद मिड अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आते हैं, तो उसमें ये पैटर्न जो है वो रिवर्स हो जाता है। उसमें जो हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, आप इसको लेमैन को समझाने के लिए करें तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो अरेबियन सी की तरफ वापस चली जाती हैं, और ठंडी हवाएं जो साइबेरिया से और मेडिटेरियन से, उसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि वो वेस्ट से, दे आर कमिंग फ्राम वेस्ट, और वेस्ट वैसे ही ठंडा होता है, तो वो हवाएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो इन जो 15 अक्टूबर के बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो हवाई गुलाफ है जो ज़मीन के इर्द गिर्द में मौजूद है, वो स्टेबल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। अब जब उस टेम्परेचर उसका स्टेबल होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, उससे हवा के अंदर जो नमी होती है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है, वो आपको विजिबल फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर अभी भी हम देखें तो इस कमरे में अभी भी ह्यूमिडिटी लेवल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 60% होगा। इसका मतलब 100 में से 60% वो नमी मौजूद है, लेकिन वो विजिबल जो है वो हाई है, वो हाई एनर्जी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो जब कंडेंस होते हैं उसको कहते हैं हम फॉग। अब उससे तो हम जान नहीं छुड़ा सकते क्योंकि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह की है, ये हर साल होनी है और ये ऑल ओवर द ग्लोब होती है। जैसे पहली दफ़ा जब स्मोक डिस्कवर हुई थी वो 19th सेंचुरी में लॉस एंजलिस में हुई थी, वहाँ का भी क्लाइमेट बिल्कुल हमारी तरह के। उसके बाद फिर 1952 में लंदन स्मोक का एक मेजर फिनोमेना जो ग्लोब ने बर्दाश्त किया। अब फॉग बनती है, फॉग ने बनना ही बनना है, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि वो कंडेंस प्योर वाटर फॉर्म होती है। लेकिन हमारे हवा में मौजूद जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं जो इस वक्त, उसमें 6 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन O3, इसी तरह से आप उसमें लेड और एक लेड, ये 6 ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं कि जो 98% पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो जितने भी हमारे पानी में, ज़मीन पर या हवा में मौजूद है, ये 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 98% पोल्यूटेंट है। उसके बाद अदर जो है वॉलेटाइलिक कंपाउंड जो होते हैं वो, और पार्टिकुलेट मैटर में भी जो फाइनेस्ट पार्टिकल होता है उसकी जो होती है, एक होता है 2.5 माइक्रोग्राम का और एक होता है उसको PM 2.5 कहते हैं, और एक PM 10 होता है जो 10 माइक्रोग्राम का होता है। ये ऐसे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, इनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता, ये भी एक सोर्स है। अब ये स्मोक जो गाड़ियां हैं हमारी, उनसे निकलने वाला धुआं, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको नॉक्सिस, जनरल टर्म में हम उसको नॉक्सिस कहते हैं। नॉक्सिस मीन नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे भट्टे हैं, हमारी इंडस्ट्री है, उसमें से जो कंबस्चन होती है उसमें से सल्फ़र के कंपाउंड जो सल्फेट SO2 की फॉर्म में होते हैं, ये और ऐश, फाइन ऐश,
जो हमारे मौजूद उन्हीं जो फाइन ऐश अनबर्न्ड जिसको कहा जाते हैं, जो फ्यूल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं अनबर्न्ड, उसमें पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 या 10 जो है वो शामिल हो जाते हैं हवा की शक्ल में। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो फ्यूजिटिव डस्ट होती है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, ये भी अब वो हवा में मौजूद होती है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में जब टेम्परेचर हाई हो तो एयर मूवमेंट और तरह की होती है, लेकिन जब स्टेबल टेम्परेचर आता है तो अब दो ये कंपोनेंट बन जाते हैं, एक फॉग और एक स्मोक। स्मोक वो धुआं जिसके अंदर ये जहरीले मादे, जहरीली गैसें और पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होता है। अब लाहौर शहर में मैं फिर आगे बताता हूँ कि लाहौर शहर में ही ये ज़्यादा क्यों है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें जैसे ही ये कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, ये 15 अक्टूबर के बाद हमारा वो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होता है, तो वो जो वाटर पार्टिकल कंडेंस होते हैं, ये जो पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं एयर में, ये उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब स्मोक प्लस फॉग तो नहीं बनी। फॉग वैसे इतनी नुकसानदेह नहीं है, वो सिर्फ आपकी विजिबिलिटी होती है कि आपने ड्राइव करनी है तो उसके लिए, लेकिन वो प्योर वाटर है। लेकिन अब जब ये स्मोक उसके साथ ऐड होती है तो वो प्योर वाटर नहीं रहता, अब ये स्मोक बन जाती है। अब स्मोक बनने के इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल स्मोक की दो टाइप्स हम लेते हैं, एक लंदन टाइप होती है और एक फोटोकेमिकल स्मोक होती है। लंदन टाइप में ये पहली दफ़ा जब ये फिनोमेना देखा गया था, ये लंदन में 1952 में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे हुआ। फिर उन्होंने इसको एनालिसिस किया कि इसकी वजूहात क्या है। लंदन में इंडस्ट्री बहुत थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत थी, डस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो फिर उन्होंने इसको शिफ्ट करना शुरू किया और उन्होंने जो लॉ बनाया उसको वो जो क्लीन एयर लॉ एक्ट था उन्होंने डेवलप किया और वो 1956 तक उन्होंने तकरीबन 4 साल कंटिन्यू उसको मॉनिटर किया। फिर इसी तरह वो आगे 1962 से 1975 तक उन्होंने उसको मज़ीद सख्त किया ताकि उस जो इंडस्ट्री है उसको स्टेज वाइज शिफ्ट किया जाए। फिर उन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 1995 में इन्वायरमेंटल एक्ट जो है वो बनाया और उसी की रिवाइज फॉर्म थी 1997 एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने भी EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और उनके जो लॉज हैं वो डिवाइस किए और उन्हीं की बेस पे हमारा भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो उन्होंने फिर उसको फेज़ आउट करने के लिए 2005 में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करके 2007 तक फिर रिवाइज़ किया। उन्होंने एक कंटिन्यूस प्रोसेस से वो इंडस्ट्री और जितने भी उस स्मोक के पोटेंशियल सोर्सेज थे उनको शिफ्ट कर दिया और पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन जो प्रेशर था लंदन के ऊपर उसको भी उन्होंने शिफ्ट किया दूसरे इलाकों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी उनसे बहुत पीछे हैं। हमने ये फिनोमेना पहली दफ़ा 2016 में एक्सपीरियंस किया था, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड कि हम उसको प्रैक्टिकली किस तरह से। अभी मेरी कल ही मैं किसी प्रोग्राम में था तो वहाँ पे उनके डायरेक्टर साहब भी थे, तो उन्होंने वो बताया कि अभी उन्होंने कोई नेशनल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर ली है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये स्मॉग बन जाती है। अब स्मॉग की मेजर रीज़न आजकल मैंने बता दिया कि जैसे ही टेम्परेचर का सामना होगा, फॉग का सामना रहे, दैट इज़ नॉट मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस नहीं होती, लेकिन ये स्मॉग के एलिमेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं हमने उनको उस हवा में से निकालना है। अब उसका जो पहला सोर्स होता है आज के दौर में हम व्हीकुलर इमिशन नंबर ऑफ़ ये जो गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं, आप देखें पूरे पंजाब में जो व्हीकल्स हैं वो 19.2 मिलियन है और अकेले लाहौर में 6.7 मिलियन अकेला लाहौर जो है इतने नंबर ऑफ़ व्हीकल सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। यानी मोर देन 40% पूरे पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ बाइक्स जितने भी जो फ्यूल के ऊपर चलने वाली है वो सिर्फ लाहौर में है। तो अब उनकी एमिशन जितनी है वो नॉक्सिस कितनी ऐड करती हैं इस सिटी में, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। उनके जो अनबर्न्ड है उससे पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे इस लाहौर शहर के एटमॉस्फेयर में कितना रिजाइड करता है, आप अंदाज़ा लगा लें। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर जाएगा। तो हम कंपेयर करते हैं, लेकिन एक बात आप शायद उसमें थोड़ा सा करें, आप इंडिया का देखें तो मुंबई का भी यही हाल है और हम उनसे पीछे हैं। ये जो मैं अभी रोज़ उसको मॉनिटर करता हूँ, रिपोर्ट्स में हम टॉप मीडिया है और न्यूज़ है उसको हम लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट तो है, ज़ाहिर सी बात हम उसी सेम पट्टी के ऊपर हैं। उधर पंजाब है, उसकी रीज़न मैं अभी आगे आके बताता हूँ कि वो पैडी क्रॉप जिसकी वजह से, क्योंकि उस साइड का पंजाब और इस साइड का पंजाब दोनों में एक तरह की जो एग्रीकल्चर है ना वो होती है। तो ये नंबर ऑफ़ व्हीकुलर्स ये इसका मेजर सोर्स है। इसमें नॉक्सेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले ही ज़्यादा खतरनाक स्मोक होती है। जो दूसरी टाइप की मैंने बताया ना फोटोकेमिकल स्मोक है, उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक कोई वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं तो ये लो लेवल, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, लो लेवल ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन O2 है, वो हम इनहेल करते हैं, वो हमारी सांस लेने में
आसानी पैदा करता है, वो हमारे सांस अम्ल तनफ़ुस का एक हिस्सा है रेस्पिरेशन सिस्टम का। लेकिन ओजोन जो है वो हाई ऑक्सीडेंट है। हाई ऑक्सीडेंट जब ये पार्टिकल इनहेल करेंगे, यानी ये जो मॉलिक्यूल इनहेल करेंगे, हाई ऑक्सीडेंट की वजह से, अभी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, ये हमारे ब्रोंकियोटिस जो है उनको इफेक्ट करता है, उनकी जो एफिशिएंसी है उनको लोअर करता है, जिसकी वजह से हमें एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और ये ज़्यादा खतरनाक है उस एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप। उसमें दूसरा जब होता है कि ये सल्फर ऑक्साइड है या नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये वाटर कंटेंट होता है, पानी की नमी जो है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक बन जाती है, एसिड बन जाता है H2SO4 या HNO3, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये जब हमारी स्किन के साथ, हमारी आइज़ के साथ, हमारे नोज़ के साथ जब हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो इरिटेशन, इचिंग, वो हमें इसकी वजह से सामना करना पड़ता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक में होता है। तो दूसरी जो इसकी मेजर रीज़न है वो इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इन डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री है जो अनचेक तो नहीं कह सकते, लेकिन चेक एंड बैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर फेलियर है, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। अगर प्रॉपरली मॉनिटरिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन और उनको चेक एंड बैलेंस और फीडबैक मैकेनिज्म हो तो हम उसको शायद उस लेवल पे कंट्रोल कर सकेंगे, हमें ये फिनोमेना जो है वो देखना ही ना पड़े। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कोई लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हैं, कोई लूप होल ज़रूर है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के जो पोल्यूशन फिनोमेनाज हैं उनको फेस करना पड़ता है। वो जो इंडस्ट्रियल कंबस्शन होती है उससे भी ये पार्टिकुलेट मैटर, वो भी इसका एक मेजर सोर्स है, और उसमें मोस्टली जो होते हैं वो सल्फ़र के कंटेंट्स होते हैं, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के। ठीक है। तीसरी हमारे पास जो मेजर रीज़न होती है, जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं जो पंजाब की या हमारे यहाँ, ये पैडी क्रॉप्स है, ये धान की फसल है। अब धान की फसल पहले होता था कि लोग खुद कटाई करते थे, लेकिन अब वो ऊपर वाला हिस्सा, वो गंदम काटने वाली मशीन लेते हैं, उससे ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो काट देते हैं। अब जो अनकट हिस्सा रह जाता है ज़मीन के साथ, अब उन्होंने उसको क्या करना होता है, जल्दी जान छुड़ाने के लिए वो उसको आग लगा देते हैं। अब वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। उनके जहन में शायद ये होता है कि जब ये आग लगे, किसानों के जहन में, उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। किसानों के जहन में ये होता है कि हम इसको आग लगा देंगे तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो उस टेम्परेचर के ऊपर उनके जितने भी वो मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल्द वैसे ही बर्न आउट हो जाते हैं और पीछे सिर्फ ऐश बच जाती है। वो ऐश जो होती है वो भी आप देखेंगे कि एयर के साथ वो भी इस स्मोक का हिस्सा है। सेम केसेस इन इंडियन साइड पंजाब, दूसरी साइड के पंजाब और हमारी साइड, तो ये मेजर इम्पैक्ट उसका भी होता है पैडी क्रॉप्स का। इसमें भी किसानों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये जो पैडी क्रॉप्स वो जला देते हैं, इसको बायोडिग्रेडेबल में ले लें, वो इसको यूज़फुल प्रोडक्ट, इसकी कंपोस्टिंग करें, कंपोस्टिंग करके उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें उसी मटेरियल को, या उसको बायोचार बना लें, उसको बायोडिग्रेडेबल या वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें किसानों को हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है, वैसे तो आप देखेंगे गवर्नमेंट 144 जो है दफ़ा 144 नाफज कर देती है इन दिनों में कि आप जलाएंगे नहीं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन दें कि आप उन किसानों को अवेयर करें, उनको अवेयरनेस सेमिनार्स बताएं, उनको बताएं कि इनको आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज कर लें, इसकी आप कंपोस्टिंग करके इसको फर्टिलाइजर में चेंज कर लें, उसी में यूज़ कर लें। यानी इसका सिंपल सा हाल ये है कि वो खड़ी हो, उसमें हाल चलाएं, उसको थोड़े दिन रहने दें, दैट विल कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और वो कंपोस्ट यूज़ कर लेंगे वो एज ए फर्टिलाइजर, या उसी का बायोचार बना के उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के तौर पर आप सेल कर सकते हैं, उसके पैसे भी कमा सकते हैं। जो मेजर सोर्स अदर जो दूसरा सोर्स है वो हमारा डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में ये जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, उनसे जो फ्यूमिंग होती है, ठीक है, ये घरों को ड्राई क्लीन कराने के लिए, कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए, या हम अपने घरों में जो ये पेंट्स इंडस्ट्री इसमें बहुत मेजर रोल अदा करती है, वो जो है वो भी इन पोल्यूटेंट्स को हवा में ऐड करने का ज़रिया बनते हैं। उनकी वजह से भी ये जो PM पार्टिकुलेट मैटर है और ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी इस हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिनोमेना, क्योंकि मैंने बताया कि टेम्परेचर ड्रॉप होना ही होना है हमें, क्योंकि सर्दी की आप देखेंगे पाकिस्तान का क्लाइमेट पैटर्न है। क्लाइमेट पैटर्न इस तरह से आके आज 15 सितंबर से ऑनवर्ड आप जाएंगे, जैसे ये मानसून सिस्टम ख़त्म होता है तो ये जो है सर्दी का सीज़न शुरू होता है, क्योंकि हमारा साइबेरियन और मेडिटेरियन वेस्टर्न ईस्ट के अंडर आ जाता है हमारा सिस्टम। जैसे जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होता है, आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर दोबारा हमारा वो सीज़न शुरू हो जाता है, फिर आगे गर्मी का सीज़न, और इस तरह ये चलना है, ये सर्कल तो चलना है। और ये हमारे हज़ारों सालों से याद है, जब से ये कोरा अर्ज़ वजूद में आया तब से ये चल रही है। हमें पहले नहीं थी, 2016 से आप देखेंगे पहले ये स्मोक नहीं थी, फॉग हुआ करती थी, और फॉग इज़ नॉट डेंजरस, वो इतनी खतरनाक है। आखिरी जो एक और जो बात जो लाहौर में मेजर स्मोक का हिस्सा, वो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो फिजिटिव डस्ट होती है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, अगर आप देखेंगे गाड़ियों के टायरों से उड़ने वाला जो वो धूल मिट्टी जो होती है वो, और लाहौर शहर में आप देखेंगे कि रात को धड़ाधड़
ये ब्रिक किलन्स और ट्रालियाँ जो आती हैं तो उनके साथ एक मिट्टी का एक तूफ़ान लेकर आती हैं। अब वो तूफ़ान भी लाहौर की जो है आप देखेंगे हवा में शामिल हो जाता है, और वो भी एक पार्टिकल साइज़ उसका छोटा होता है, ग्रेविटी का असर नहीं होता, वो भी इसी एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल में रहती है, और वो भी जब इस वाटर के साथ मिक्स होती है कंडेंसेशन न्यूक्लियर के तौर पर, वो भी हमारे लिए एक स्मोक का बायस बनती है। तो ये तो मेजर रीज़न है जो स्मोक है प्रोड्यूस करते हैं। अब इस स्मोक को हम ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, हम किस तरह से इससे जान छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमें इसके साथ एडजस्ट करना है, लेकिन हमें एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि हम अगर एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे हम 2 साल 4 साल 10 साल एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसका परमानेंट हल ढूंढना है, जैसे लॉस एंजलिस का ढूंढा, जैसे लंदन का ढूंढा, जैसे ग्लोबल लेवल पे चाइना में वो उन लोगों ने इनका हल ढूंढा, क्योंकि फॉग तो होनी है, हमें सिर्फ उसमें से स्मोक का पार्ट जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। फॉग हो जाए वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्मोक से जान छुड़ानी, ताकि हमें ये जो लंग्स की बीमारियां हैं, ये जो ENT की डॉक्टर साहब ने अभी बीमारियां, आँखों की बीमारियां, इन बीमारियों से बचें। और स्कूल बंद करने का कोई एक सिंपल हल नहीं है कि आपने एक दिन स्कूल बंद कर दिया, क्या उससे स्मोक ख़त्म हो जाएगी? 6.7 मिलियन गाड़ियाँ तो फिर भी रोड के ऊपर रहेंगी, उनसे निकलने वाला धुआं नहीं होगा। क्या स्कूल के बच्चों ने कौन सी स्मोक प्रोड्यूस कर देनी? दैट इज़ नॉट ओनली सोल्यूशन। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ स्मोक स्कूल के बच्चों को थोड़ी इफेक्ट करती है। क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो उससे मुबर्रा हो जाते हैं? क्या जो बड़े लोग हैं वो उससे मुबर्रा हो जाते हैं या उनको रिएक्ट नहीं करेगी? बल्कि ज़्यादा वो वर्सटाइल होते हैं हमारे बच्चे और बूढ़े, तो वो ज़्यादा इसके लिए वो होते हैं, वल्नरेबल होते हैं उस स्मोक को। तो ये एक जान छुड़ाने वाला कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा, तो ये कोई परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल क्या है कि हमें इन रीजंस को जड़ से उखाड़ना है, जो रीजंस प्रोड्यूस की। सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, हमने गाड़ियों की बात की। आप देखें पाकिस्तान में गाड़ियाँ, लाहौर शहर में मैंने बताया जैसे 40% ऑफ इंटायर पंजाब, 6.7 मिलियन, ठीक है। अब उनको तो नहीं ख़त्म कर सकते, अब उनको चेक करने के 2 तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे। गवर्नमेंट ये कर सकती है उसके ऊपर टैक्सेशन लगाएं, टैक्स लगाएं, गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस, गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस करें, फ्यूल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें, यूरो टाइप 2 है, यूरो 3, यूरो 4, 5 जितना वो है, या हम बायोफ्यूलिंग की तरफ चले जाएं, या हम सोलर की तरफ चलें, बैटरी सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ चले जाएं। गवर्नमेंट लेवल पे ये काम करने का, लेकिन तब तक जब तक गवर्नमेंट करती है, हमें खुद से ये अपनी एहसास जिम्मेदारी कि हमें उन इंजन को मेनटेन खुद करना पड़ेगा। आपका इंजन मेनटेन कराने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा कि आएगा वो आके गए कि जी गाड़ी की सर्विस करा लें, गाड़ी का इंजन मेंटेन कर लें, गाड़ी के आप जो फ्यूल है उसको रिप्लेस कर लें, अगर आपकी गाड़ी धुआं मार रही है तो उसको चेक करा लें। ये काम तो गवर्नमेंट का नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का बंदा आके कहे जी ये कर लें। ये काम आपकी अपनी एहसास जिम्मेदारी कि आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करें, कोशिश करें कि इसका अल्टरनेटिव पे चले जाएं। अल्टरनेटिव क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अब आप देखिए एक घर में है, ये भी एक अनफॉर्चुनेटली हमारी, मैं तो उसको ज़हनी बीमारी ही कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी शायद उसको इज्जत देनी है। लेकिन अगर हम उससे जान छुड़ाएं, वी शुड शिफ्ट टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप देखिए कि 100 बंदा है, उनके पास 100 गाड़ियाँ, एक ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस करेंगे, उसके अगेंस्ट आप सिर्फ एक बस ले लें, वो कितना कम प्रोड्यूस करेगी और 100 लोगों का बर्डन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करेंगे। आप गाड़ियों को महंगा कर दें, महंगा कर किया है, लेकिन फिर लोग पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के ले ही लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम हो गए, लोग उसको डिस्करेज करें, ताकि जब हम डिस्करेज करेंगे तो तभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट होंगे हमारे जहन से एक जो हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ आलूदगियों की 3 किस्म होती है, लेकिन मैं उसको 4 में तकसीम करता हूँ। एक फ़ज़ाई आलूदगी होती है जिसको अभी हम बात कर रहे हैं, एक पानी की होती है, ज़मीन की होती है, और मैं कहता हूँ चौथी इन सबकी माँ है ज़हनी आलूदगी, ठीक है। क्या है? ज़हनी आलूदगी। क्योंकि हमारी ये जो ज़हनी आलूदगी है ये इन सब की मदर है, ये मदर ऑफ ऑल पोल्यूशन है। यही हमारे अंदर वो प्रोड्यूस करती है कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, ठीक है, मेरा एक स्टेटस सिंबल हो, मैं पब्लिक बस में जाऊंगा तो मेरी शायद इंसल्ट हो जाएगी, मेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इससे भी हमें जो है ना वो बचने की ज़रूरत है। तो इन गाड़ियों से हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत, अभी ऑन द टाइम तो अभी नहीं छुड़ा सकते, मतलब मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप इन गाड़ियों के ऊपर एक पाबंदी लगा दें गवर्नमेंट लेवल पे कि ऑड और इवन नंबर ले लें। ऑड और इवन नंबर का मतलब है कि आप कहते हैं जी फ्राइडे वाले दिन जो है ना इवन नंबर की गाड़ी सिर्फ रोड पे आएगी और सैटरडे वाले दिन ऑड नंबर की चल सकती है, और अगर इवन नंबर की फ्राइडे वाले दिन आएगी तो उसको जुर्माना होगा। तो आधी गाड़ियाँ एक दिन घर खड़ी रह जाएंगी। उससे क्या होगा कि उनकी जो एग्जॉस्ट एमिशन आपके पास इकट्ठी होनी है वो 50%
एक दिन में कम हो जाएगी, क्योंकि आप E1 वाली को नहीं आने देंगे, एटलीस्ट वो जिसके पास है वो खड़ी करके घर ही आएगा, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पे मजबूर होगा या किसी दोस्त के साथ चला जाएगा। तो आधी गाड़ियाँ एटलीस्ट एक दिन घर खड़ी तो रहेंगी ना। अगले दिन आप E1 वाले को लाए, पहली गाड़ियाँ खड़ी, 50% जो व्हीकल जो बर्डन है वो इस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन 100% करने के लिए हमें उसका प्रॉपर शिफ्ट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। दूसरी जो रीज़न है वो इंडस्ट्री है। हमें इंडस्ट्री को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें उस तरफ शिफ्ट करें कि जैसे लाहौर शहर है फॉर एग्जांपल, इसके बाहर कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाके जहाँ पे वो पॉपुलेशन के हिसाब से दूर हो, ताकि वो जो इंडस्ट्री के ऊपर, पहले तो हमारी यही होती है कि इंडस्ट्री प्रॉपर इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके पोस्टुलेट्स के मुताबिक होनी चाहिए। उनकी जो एक्सक्रीशन है, उनका वेस्ट जो प्रोड्यूस करती है, वेस्ट में उनका वाटर भी होता है, वेस्ट वाटर और एयर पोल्यूशन भी वो प्रोड्यूस करती है, उनको प्रॉपरली वो ट्रीट करके फिर उस एटमॉस्फेयर में छोड़ने की इजाज़त। अब तो क्या है, आप देखेंगे लॉ तो है, कानून तो है, पर मानने वाले कैसे। आप रास्ते में जाएंगे, आप भट्टों की चिमनियाँ भी चलती देखेंगे, आप फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी चलती, कागज़ों में वो पूरे हैं कि उनके पास सिस्टम वेल इक्विप्ड, लेकिन आप उसके कलर से धुएँ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का है। ठीक है, अब प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम जब होगा, जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ट्रीट करके उसको एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज़ करेंगे। उनके एक एक्ट के मुताबिक उनको एक लिमिट दी होती है कि इस लिमिट तक, ताकि वो हमारे लिए ख़तरा ना बने, उस लिमिट तक वो उसको, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो उसको ट्रीट करके, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उसको ट्रीट करके फिर वो एटमॉस्फेयर में करते हैं। तो इसको प्रॉपर जो लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है उसका जो वेस्ट है वो एटमॉस्फेयर में कम से कम हो। तीसरा, मैंने आपको पेडिक्राफ्ट का पहले सोल्यूशन बता दिया है कि आप उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में या आप उसको चेंज कर दें उसमें कंपोस्ट में, ताकि वो ज़हमत की बजाय रहमत बन जाए उसी किसान के लिए जिसके लिए वो ज़हमत बनती है। चौथा जो है, जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट है जिसमें सॉलिड वेस्ट है, आप देखें, एक मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा है। उसमें आप दही लाने के लिए जो वन टाइम शापर यूज़ करते हैं, आप तो दही ला के फेंक देते हैं, वो डिग्रेड होने के लिए 200 साल लेता है। कितने? 200 साल आपने उसको इधर ही भुगतना है। तो फिर आप फ्रूट लेते वक्त कह रहे हैं यार शापर डबल कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब आप फिर उसमें कितनी जो पोल्यूशन है उन प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए, तो आप शिफ्ट करें उसको। जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो कपड़े का बैग रखते थे, जो कागज़ के बैग रखते थे, आप उसकी तरफ लोगों का ज़हन बनाएं, शिफ्ट करें, उसे महंगा कर दें। हमने बड़ी, इस्लामाबाद में अब प्लास्टिक बैग बैन है, लाहौर में भी बैन है गवर्नमेंट लेवल पे। अब आप देखेंगे बड़ी दुकानें जहाँ पे वो करते हैं, हम कहते हैं इसको और महंगा कर दें, ताकि अगर किसी ने 50 रुपये का दही लेना तो 100 रुपये का शापर ले साथ, फिर देखेंगे कौन लेता है। ऐसे ही तो फिर वो खुद ही घर से टिफ़िन लेकर आएगा, यार इसमें डाल दो। एक सिंपली भाई फ्रूट लेना है, वो 50 रुपये का फ्रूट 100 रुपये का शापर कभी भी नहीं लेगा, वो कहेगा यार मैं घर से थैला लेकर आता हूँ, उसमें लेकर जाता हूँ। आप उसको महंगा कर दें। अगर आप नई इंडस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं जी इंडस्ट्री नहीं बंद करते, तो आप इसे महंगा कर दें, इसके अल्टरनेटिव दे दें, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दे दें। अभी आप कप यूज़ करते हैं स्टायरोफोम के, उसे आप क्या करें, वो दे दें, कप जो पेपर के कप होते हैं वो यूज़ कर लें, ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें। तीसरी जो चीज़ सॉलिड वेस्ट में आती है, ई वेस्ट, एक ये भी हमारा लेटेस्ट मसला है। हम ई वेस्ट जो है ना, एक आपने सुना ना, लंडे के कपड़े भी लेते हैं और लंडे की चीज़ें भी लेते हैं, ठीक है। ये उन कंट्रीज़ ने एक सिस्टम बनाया है कि उन्होंने अपने वेस्ट से कैसे जान छुड़ानी है। अगर वो कपड़ा सारा साल 2-4 साल पहने ना तो वो ख़राब हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं पहनेगा। ऐसे वो क्या करते हैं, 1 साल उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उसी अच्छी हालत में होता है, उसे गिफ्ट कर देते हैं। एक्चुअली वो गिफ्ट नहीं होता है, उन्होंने वेस्ट से जान छुड़ाई होती है, लेकिन हम उसको बड़े खंदा पेशानी से वेलकम करते हैं, आए जी अपना गंद साड़े दबाओ, ठीक है। आप देखें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा गंद डालती है। यूरोप टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं करता, यूरोप वाले जहाँ से पाकिस्तान, चाइना, इधर बांग्लादेश, इंडिया से लेता है, कपड़ा जितना भी बनता है यहाँ से लेता है, जस्ट बिकॉज वो कहते हैं कि इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। वो महंगा लेता है और उससे जान भी इसी तरह छुड़ाता है कि उन्होंने भी बातें गिफ्ट कर देते हैं कि ये लें जी, ये आप, और हम बड़ी खुशी से ले लेते हैं। इसी तरह से ये जो ई वेस्ट है, ये मोबाइल, लैपटॉप्स, ये चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं, वो भी हमें ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े डीलर्स बैठे हैं जो बड़े एक शान से कहते हैं जी इतने कंटेनर ले लिए हमने, सस्ती चीज़ें, जब वो ख़राब होते हैं हमें हमारे एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो ई वेस्ट जब हम रिड्यूस करते हैं, इसे बायोफिनॉल ए, ट्राईमिथाइलिन, पामेथिक और स्टेरिक एसिड जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ई वेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं। हमारा अपना तो है ही है जो हमने प्रोड्यूस किया है, सॉलिड वेस्ट है या ई वेस्ट है,
बट कुछ भी, लेकिन हम दूसरों का गन जो है वो भी अपने सर लेते हैं। तो हमें इन लाइंस में भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आते हैं। क्लियर हो गई जी बात यहाँ तक। इसके बाद है जी कि हम अब इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट लेवल दोनों पे हम क्या कर सकते हैं। अब रीज़न हमें समझ आ गई हैं कि पैडी क्रॉप्स है, इंडस्ट्री है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रीजंस हैं, सॉलिड वेस्ट की रीजंस हैं, ई वेस्ट की है, या दूसरी जो डोमेस्टिक रीजंस हैं। इन सब को बारी बारी हमने रिड्यूस करना, चेक एंड बैलेंस करें इसको। गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट भी टैक्सेशन लगाए, गाड़ियों को रिड्यूस करें और इस बर्डन को शिफ्ट करें। बड़े शहरों की जैसे लाहौर है, 1.2 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख का शहर है, शायद पूरे बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं होगी, वो इससे कम होगी। वजह क्या है? यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी दी है, लोग माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द बिग सिटी। यही अपॉर्चुनिटी आप उनको उनके शहरों में दें, आप उनको तहसील लेवल पे, आप उनकी डिस्ट्रिक्ट में अच्छे हॉस्पिटल दे दें, अच्छे स्कूल्स दे दें, अच्छी गवर्नमेंट ऑफिस को वहाँ पे शिफ्ट कर दें कि उसे लाहौर ना आना पड़े। मुल्तान में बैठा बंदा है, उसका कोई केस लग गया जी, हाई कोर्ट तो लाहौर नहीं है, तो उसे लाहौर आना पड़ता है। ही हैज़ टू मूव। फिर वो 10 साल चक्कर लगाने के बाद कहता है यार मैं चलो इधर ही शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है, वो अपनी जान है। लेकिन अगर आप यही फैसिलिटी उसको उसके ग्राउंड लेवल पे उसके घर में दे देंगे, वो कभी इधर नहीं आएगा। आपका बड़े शहरों के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। आप एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छी जो इंडस्ट्रियल जो जॉब अपॉर्चुनिटी और सरकारी दफातर कुछ आप डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दें, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके शहरों की जो लाहौर है या कराची है, जितने बिग सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द लाहौर सिटी, बट कराची, बलूचिस्तान का जो हमारे पास कोयटा है, पेशावर, इन बड़े शहरों की तरफ जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, लोगों का रुझान कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? वेहिकुलर्स, क्योंकि लोग रहते हैं तो वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो गाड़ियाँ भी कम होंगी, उनके जो हाउस होल्ड की डोमेस्टिक है वो भी कम होगा, सॉलिड वेस्ट भी कम जनरेट होगा, जो सीवेज वेस्ट है वो भी कम जनरेट होगा। उसको आपको मैनेज करना भी आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि हम जितनी मर्जी बातें कर लें इम्प्लीमेंट करने, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए भी हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है और उसके फीडबैक मैकेनिज़्म की बड़ी ज़रूरत होती है। बातें बहुत हैं करने को, लेकिन हम तकरीर अच्छी कर लेते हैं और हमें तब ही एहसास होता है कि हमेशा वो मैं सुनता हूँ कि दिस स्मोक लेसन नेवर लर्नड, कि ऐसा एक फिनोमेना जिससे हमने कभी भी सबक हासिल नहीं किया, लेकिन हमें सबक हासिल करने के लिए प्रैक्टिकली फील्ड में आना पड़ेगा। हमें इसके साथ एडजस्ट, इसके साथ एडजस्ट, मैं ये क्यों ना कर लूँ कि मैं अपने हिस्से की पोल्यूशन ही कम कर लूँ, बजाय इसके कि मैं अपने हिस्से की पोल्यूशन ऐड करता जाता हूँ, लोगों को ये सिखाता जाता करें जी इसके साथ एडजस्ट। क्यों करें? तो आप अपनी जो सबसे पहले सेल्फ जो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील करें, एहसास ज़िम्मेदारी प्रोड्यूस करें। इसकी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप घर में अपना सफाई करके कूड़ा साथ वालों के घर के सामने कर देते हैं, ऐसे होता है। साथ वाले निकलते हैं अपना साफ़ करके आपकी तरफ कर देते हैं, ऐसे होता है। कूड़ा सुबह से शाम तक वहीं खजल होता रहता है, कभी इधर और कभी इधर। अगर उनमें से कोई भी एक एहसास ज़िम्मेदारी प्रोड्यूस करे, उठाए उसे, जहाँ पे एक गवर्नमेंट ने वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको एक कंटेनर दिया, वहाँ फेंक है। एक छोटी सी कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी में हो भी गया कि चले जी मैं फेंक आता हूँ, वो भी कोशिश करेगा ऐसे दूर से फेंकूँ ताकि कंटेनर के अंदर नहीं बाहर ही हो। आप सारे इस सिटी में, इस टाउन में देख लीजिएगा, जहाँ भी कंटेनर पड़ा होगा कूड़ा उसके इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है। अब उधर कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा होगा तो नहीं आपको बता सकता कि भाई इसमें फेंक दो, मैं खड़ा हूँ, या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल खड़ा करे वहाँ पे कि भाई ये कूड़ा इस कंटेनर के अंदर फेंक दें। एहसास ज़िम्मेदारी है ना, क्योंकि मैंने ये वो प्रोड्यूस किया वेस्ट, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको डिस्पोज ऑफ लेवल तक खुद जाके छोड़ के आऊँ। फिर गवर्नमेंट उसको रिसाइकल करती, गवर्नमेंट उसको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जितनी होती है चेंज करती, बाकी डंपिंग के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये काम हमारे करने का है, ये काम गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम कानून साजी करना है। अब वो कानून साजी कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, बट आई थिंक कि उनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें थोड़े से लूप होल्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। पॉलिसी तो बन जाती है, पॉलिसी बनाते हैं अच्छी, दे आर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर हमें इस स्मोक को का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर ज़रूर है। या तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होता कि हमने कितने % अचीव किए। जैसे अभी मैंने आपको लंदन की एग्जांपल दी, लंदन उन्होंने वो जो 4 साल थे, जब 1952 में दिया और 1956 तक वो जो क्लीन एयर एक्ट था उसको प्रॉपर मॉनिटर किया कि अब इसकी जितने भी रीजन है उसको। फिर 1995 तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जब उन्होंने बनाया, उसको भी उन्होंने टारगेट रखा कि ये ऑब्जेक्टिव हमने 2005 तक अचीव करने हैं। और 2005 में उन्होंने फिर उसको एनालिसिस किया कि हमने 10 सालों में कितने अचीव किए। 2007 में फिर एक रिवाइज एक्ट आया,
इसी तरह यूएस में जब लॉस एंजलिस में थे, यूएस ने 1962 में इस एक्ट के ऊपर काम शुरू किया और अब इतना उन्होंने किया कि बाकायदा बर्न डे है, जलाने के दिन मुकर्रर है वहाँ पे, यानी इस हद तक है कि आपने अगर कोई कूड़ा जलाना भी है उस दिन बाकी इंडस्ट्री वो बंद करेंगे ताकि उस दिन की एडिशन ना हो कि इंडस्ट्री भी चाह रही है आपको, वो कहें जी मंडे 17 नवंबर जो है वो बर्न डे है। अब उस दिन इंडस्ट्री कोई नहीं चलाएगा, उस दिन गाड़ी कोई नहीं सर चलेगी, उस दिन अगर आपने जो कूड़ा प्रोड्यूस किया आप उसको अपने घर के बैग पे या कहीं जला सकते हो। उसके अदर डे जो बर्न डे के अलावा अगर आप जलाएंगे आपको जुर्माना होगा, आपको फाइन, हैवी फाइन होगा, और हैवी फाइन इतना होता है कि आपकी 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा होता है। तो वो बंदा पहले ही सोच लेता है मैं कूड़ा जला के 1 महीने की तनख्वाह कैसे गुजारा करूँ, ठीक है। तो वो जो होता है वो उसको कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये काम हमारी गवर्नमेंट के इस लॉ को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्लीमेंट फेजेस के बाद इसके ऑब्जेक्टिव को ये रीएनालिसिस किया जाए कि हमने 5 साल में या 10 साल में ये जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी दी थी इससे कितने % रिड्यूस हुई। आपको एग्जांपल क्या देता हूँ कि जो यूएस था उसने 1962 से 1975 के दरमियान जब ये पॉलिसी बनाई उन्होंने 40% जो फर्टिलिटी रेट था उसको रिड्यूस किया। कितना? 40%, यानी 100 में से 40 लोगों को उन्होंने बचा लिया मरने से जो इसके साथ वल्नरेबल थे। उसकी रीज़न जस्ट यही थी कि इम्प्लीमेंटेशन और उसके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू गए कि कितने % इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ कहाँ लूपहोल रह गए, कहाँ कहाँ फेलियर रह गया, उसको फिर रीएनालिसिस किया। रीएनालिसिस करने के बाद वो कामयाब हुए और आज उनकी क्लीन एयर है। आज ये जितनी भी हम देखते हैं कि आलूदगी है वो सारी हमारी तरफ शिफ्ट है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट है। एक और रीज़न उन्होंने कि अब वो इस लेवल पे पहुंचे कि मीथेन जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्लाइमेट गर्मी आप ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर, इसी तरह उसमें मीथेन भी है। अब उन्होंने देखा कि जो घरों में, एक और छोटी सी बात है, कोई नहीं, अब गवर्नमेंट कोई सरकारी अफसर आ गया आपके घर का चूल्हा नहीं बंद कर सकता, ऐसे ही आपको सुई गैस की फैसिलिटी दी, आप चला के अंधाधुन सर्दियों में सेक भी रहे हैं, उससे कर भी रहे हैं, लेकिन वो 0.5% टोटल यूएस की जो है ना मीथेन प्रोड्यूस करती है, जो ग्रीन हाउस, उससे भी स्मोक प्रोड्यूस होती है उनकी। लेकिन हमने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं कि अगर हमें उससे चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, वी शुड शिफ्ट टू एन अल्टरनेटिव, हमें कोई हीटिंग को लिए इलेक्ट्रिकल ले लें या दूसरा ले लें ताकि हम उस जो मीथेन बर्न कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करें, या अनवांटेड जितनी भी है गर्मी हम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किचन में या चूल्हा चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एहसास ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम उसको बंद कर दें, उस मीथेन की जो प्रोडक्शन है उसको भी रिड्यूस कर दें। तो ये हमारी इंडिविजुअल लेवल की और गवर्नमेंट लेवल की दोनों पे हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि 70% आपकी ज़िम्मेदारी है। आप गाड़ियों का ध्यान रखें, उनको मेंटेन करें, कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर शिफ्ट हों, जो सॉलिड वेस्ट को है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, जो पैडी क्रॉप्स के हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, उसको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में चेंज करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज करें। डोमेस्टिक जितने भी आप यूज़ करते हैं, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सॉल्वेंट्स जो होते हैं जिनकी फ्यूमिंग की वजह से SO4 जो है और सल्फेट्स और सल्फाइड जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करें खुद अपने लेवल पे। इसी तरह आप सॉलिड वेस्ट में कोशिश करें कि उसको शिफ्ट कर लें, पेपर बैग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स पे जाएं ताकि वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट में जो बार बार उसका ह्यूज पाइल अप ना हो। ठीक हो गया जी। और सबसे एंड पे एहसास ज़िम्मेदारी, आप पहले आप, फिर आपका घर, फिर आपका मोहल्ला, फिर आपका टाउन, फिर आपका शहर, फिर आपका सूबा, फिर आपका मुल्क, और एज ए नेशन आप उसको लेकर एक हायरार्की से चल सकते। तो ये एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो अपने अंदर पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे।